चुनाव आयोग से कांग्रेस को बड़ा झटका। विज्ञापनों में राफेल का इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 9 में से 6 विज्ञापनों पर जताई आपत्ति। पीएम मोदी की बायोपिक पर कांग्रेस को आपत्ति। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की फिल्म पर रोक लगाने की मांग। चुनाव आयोग ने फैसला सेंसर बोर्ड पर छोड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया ढकोसला पत्र। कहा कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। और यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। टीवी फटने से 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। शॉर्ट सर्किट से टीवी में आग लग जाने से फटा टीवी। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम 2 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं 2 का पंच। 2 बजे तक की 5 बड़ी खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की अरुणाचल रैली की, और उन्होंने किस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाने पर लिया है, ढकोसला पत्र तक कह दिया है। उसके अलावा हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के विवादित बयानों की, जिस तरह से वो लगातार धारा 370 या 35A को लेकर आक्रामक हो रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। वो कह रहे हैं कि कोई अगर वोट न डालने जाए तो आप उसका फर्जी वोट डाल आइए। इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मेरठ में बीजेपी के एक नेता हैं, वो प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दे रहे हैं और बहुत गिरा हुआ बयान दे रहे हैं। उस पर चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे। और उसके अलावा हम आपको बीएचयू ले चलेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां बवाल हुआ है और कई तरह से एक बार फिर चर्चा में है, बल्कि विवादों में। उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी की बात करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, और बात करते हैं पीएम मोदी ने जिस तरह से निशाना साधा है, सवाल उठाए, ढकोसला पत्र तक कहा है। पहले सुन लेते हैं पीएम क्या कह रहे हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ इरादों वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है, और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र कहना चाहिए। और उधर इसी घोषणा पत्र को हरियाणा के मंत्री हैं, वो भी निशाने पर ले रहे हैं। अनिल विज क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद अपने संवाददाता गौरव गर्ग से सीधे बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर अनिल विज के इस बयान को किस मायने में देखें, पीएम मोदी ने किस तरह निशाना साधा। पहले अनिल विज की बात सुन लेते हैं, फिर गौरव से बात करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मा है वो राहुल गांधी में आ गई है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का जो कुत्सित प्रयास किया था, जो बीज बोया था, लगता है कांग्रेस अब उस काम को पूरा करना चाहती है, और सभी वही कदम उठाए गए हैं जो इस दिशा की ओर बढ़ते हैं। चाहे वो धारा 370 को बरकरार रखने की बात कही गई हो, चाहे वो जो देशद्रोह का एक्ट है उसको खत्म करने की बात की गई हो। लोग घरों के ऊपर शरेआम पाकिस्तान के झंडे लगाएंगे, शरेआम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारेंगे, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस जैसे लोग शरेआम जो है वो धज्जियां उड़ाएंगे, और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको भी डिल्यूट करने की बात की गई है। हमारे साथ गौरव गर्ग जुड़ गए हैं, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर देखें घोषणा पत्र को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है और पीएम मोदी ने भी निशाना साधा है, और अनिल विज से आपकी बात भी हुई है, क्या वो कहते हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि नेहरू गांधी जो है उनके सपने को पूरा करने के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं?
बिल्कुल खाली जिस तरीके से धारा 370 को उनका कहना है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने 370 लागू करवाई थी जम्मू कश्मीर जब बनाया गया था, जब जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर आया था तब 370 लगाई गई थी और एक स्पेशल राज्य का जो दर्जा है वो दिया गया था। कहीं ना कहीं भाजपा जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उसका एक वादा था मैनिफेस्टो में कि हम 370 को खत्म करेंगे, 35A जो है उसको अंदर जो बदलाव है वो किए जाएंगे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जो निर्मला सीतारमण जो रक्षा मंत्री है वो हो, सभी लगातार ये बात कहते रहते हैं कि राज्यसभा में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है जिसके चलते हम 370 नहीं हटाए जा रहे और यही कारण है कि अब की बार जो नारा है वो 400 के पार का मांगा जा रहा है ताकि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल सके, लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो और वहां पर यानी जिस तरह से कहा जा रहा है, अमित शाह कह रहे हैं कि 2020 तक धारा 370 को और 35A को खत्म कर दिया जाएगा। उसको लेकर अगर बात करें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, खासतौर से उन्होंने जो बातें कही हैं राहुल गांधी को लेकर, जो अनिल विज निशाना साध रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये पहला सपना था, पुराना सपना था, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आपकी बात हुई है, लब्बे लुबाब क्या मान के चलें लोग इसको? देखिए जिस तरीके से इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर यदि आप सोशल मीडिया को देखें तो हर कोई मोदी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप 370 को हटाइए और 400 पार जाइए। लगातार जिस तरीके से उड़ी में हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद से सोशल मीडिया पर यह बात की जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है कोई विशेष संसद का सत्र बुला सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का आना कि 370 से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कश्मीर में 370 रहेगी, इसको लेकर अब मुझे लगता है कि भाजपा इस राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, वही देशद्रोह कानून जो है उसको लेकर मुद्दा या बनाया जा सकते। लेकिन इस सबके बाद जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है या पीडीपी नेता जो है उनका जो बयान आया है कि अगर, लेकिन गौरव अभी हाल में जो बयान एक सुरजेवाला दे रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि आपने अरुणाचल में भी जो उसको खत्म किया था अफसा को, और अभी आप बात कह रहे हैं हमारे खिलाफ, तो फिर उसके हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी अब मैनिफेस्टो या देशद्रोह जैसे मामले पर कहीं आमने सामने आते नजर आ रहे हैं? लगता है गौरव गर्ग से हमारा संपर्क टूट रहा है, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, और यह मामला खास तौर से घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के विवाद लगातार सामने आ रहा है और अब पीएम मोदी के साथ साथ अनिल विज ने भी निशाना साधा है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर जो नेहरू जी ने सपना देखा था, राहुल गांधी उसको ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और यह खबर भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमित शाह ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि 2020 तक धारा 370 को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि 2014 में भी इसी नारे के साथ बीजेपी आई थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद पूरा नहीं हुआ। हालांकि उसका यह तर्क है कि राज्यसभा में क्योंकि बहुमत नहीं था इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब फिर वो भी इसी बात को कर रही है और महबूबा मुफ्ती इसका विरोध कर रही है। वही महबूबा जो बीजेपी के साथ मिलकर 3-3.5 साल तक जम्मू कश्मीर में सरकार चला चुकी है, दोनों सहयोगी थे, लेकिन अब आमने सामने है। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, पहले बयान सुनाते हैं आपको और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे अपने संवाददाता से। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। What about कांग्रेस मैनिफेस्टो जिसमें कहा गया था अफसपा में? देखिए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल वही है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखा था। 370 पे स्टेटस को, एसपा का रिवोकेशन, बातचीत करना, सिविलियन एरिया से आर्मी निकालना, वो लफ्ज ब लफ्ज वही है जो पीडीपी कहती है। थैंक यू वेरी मच। ये फिर दोबारा से वही बात हो रही है कि बीजेपी इस विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस को कह रही है कि वही मैनिफेस्टो है जो एजेंडा ऑफ अलायंस एक तरह से बीजेपी के साथ हमारा हुआ था। यानी एक बार फिर धारा 370 और 35 से चर्चा में नागेंद्र जमवाल हमारे साथ जुड़ गए। नागेंद्र, अगर देखा जाए धारा 370 और 35A इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन रहा है। हालांकि 2014 में भी इस पर वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन एक बार फिर मुद्दा गर्मा रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है? ये इसने काफी सरदर्द बना दिया है अपोजिशन का यहाँ पे, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। और अभी हाल ही में कल की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने एक मीटिंग एड्रेस कर रही थी ये हंडवारा में, जो नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पे इन्होंने कहा है जो अमित शाह है प्रेसिडेंट
कर रहे हैं। लेकिन अगर नागेन से हमारी संपर्क टूट रहा है, आवाज उनको शायद नहीं मिली। नागेन से एक सवाल हम ये जरूर करेंगे कि महबूबा मुफ्ती जो भाषा बोल रही हैं, क्या वो भाषा आचार संहिता के या कहीं के उसके अंदर दायरे में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या चुनाव आयोग उस पर नजर रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्योंकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया और कह रहे हैं कि अगर धारा 370 या 3500 को छेड़छाड़ की जाएगी तो वो तमाम जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे। बड़ा गंभीर बयान है। नागेंद्र, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को? तो ये तो बड़ा एक तरह से खतरनाक और बड़ा एक तरह से बड़ा बयान है। लगता है हमारा संपर्क लगातार नागेंद्र जब्बाल से बन भी रहा है, टूट भी रहा है। और हम आपको बता रहे थे कि महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो अपने आप में गंभीर है और वो कह रही हैं कि 370 या 35A के साथ अगर छेड़छाड़ की डेडलाइन बीजेपी या कोई देगा तो जनता भी उस रिश्ते को खत्म करने की डेडलाइन दे देगी। यानी इस बयान के मायने क्या होंगे वो आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब हम मध्य प्रदेश की। वहां पर एक प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा वोटर मिले जो वोट न डालने जाए या आपको उसके बारे में पता लग जाए कि वोट नहीं डाल रहा है या वो वोट डालने में इच्छुक नहीं है, तो आप उसका वोट फर्जी तौर पर जाके पर्ची बनवाइए और डाल दीजिए। सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम। जो विधानसभा का पड़ा था 80%, लेकिन अब 60% है। काफी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो ये हमारे मतदाताओं का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मतदाता, ये हमारे कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है कि गांव में जाए, जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनसे पर्ची ले आए और पर्ची ले आकर अपने वोट डालो। हमारा है वोट, नहीं अपना वोट है। आपने सुना ये जो बयान सुना है, कितना आपको लग रहा है कि बूथ कैप्चरिंग किसी जमाने में होती थी और किसी जमाने में इलेक्शन को लेकर पावर मसल का बड़ा इस्तेमाल होता था और यूपी तो खासतौर से बदनाम थी। लेकिन अभी आप देखें मध्य प्रदेश में वो कह रहे हैं कोई आदमी वोट ना डाले। सुभाष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो हेड हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, इस बयान के मायने क्या है? चुनाव आयोग सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, या इसको लोग सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनेता है वो निरंतर कुछ इस प्रकार के बयान देते हैं जिससे कि वो लगातार मीडिया में बने रहें। और मैं समझता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी इस प्रकार का जो बयान दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हुए हैं और जिस प्रकार से मतदान के दौरान इतनी भारी सुरक्षा मध्य प्रदेश के अंदर होती है, तो निश्चित तौर पर फर्जी वोटिंग होने की संभावना तो ना के बराबर है। लेकिन जो सपा नेता है वो ये भूल गए हैं कि इतने जागरूक लोगों के बीच में अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं जहां पर जो है तो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो मीडिया में सुर्खियों बटोरना चाहते हैं या फिर जो है तो इस प्रकार के बयान देकर के आला कमान की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कहीं भी खाता भी नहीं खुला है अभी तक लोकसभा चुनाव में, और ना ही ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी खाता खोल पाएगी। लेकिन सुभाष, एक बड़ा गंभीर सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी वहां खाता ना खोल पाई हो, भले ही समाजवादी पार्टी का वहां कोई वजूद ना हो, लेकिन वो प्रत्याशी हैं, चुनाव आयोग की नजर में उन पर होगी। लेकिन अगर उनका ये बयान उन तक जोड़कर न देखा जाए, बाकी लोग भी अगर इसको फॉलो करने लगेंगे या बाकी लोगों की भी हिम्मत बनेगी, तो क्या नहीं लगता आपको कि ये एक माहौल खराब करना या इस तरह का मिसयूज करना, या जो लोग नहीं है उनके वोट को अगर कोई और डालेगा, तो क्या आपको लगता है ये निष्पक्ष या ऐसे वो होंगे जिसको माना जा सके? जी निश्चित तौर पर जो निर्वाचन आयोग है उसकी पैनी नजरें जो है तो इस प्रकार के बयान देने वालों के ऊपर लगी हुई हैं, और लगातार आप देख भी रहे हैं कि चाहे वो कल्याण सिंह और राजपाल, उनके ऊपर भी चुनाव आयोग की पैनी नजरें थी, या बाकी लोग जो चाहे वो दिग्विजय सिंह भी हो जो कि अपने प्रचार के दौरान एक जगह पर पैसे बांटते हुए देखे गए। तो निश्चित ही सपा नेता के ऊपर भी चुनाव आयोग कार्रवाई तो करेगा, लेकिन जो कार्रवाई होती है वो काफी ढीली पोली होती है। तब तक जो है तो इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, उसका परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग की जो रिपोर्ट होगी या उस पर कोई एक्शन होगी वो उसके बाद ही हो पाएगी। तब तक तो जो है
जो सपा नेता है वो सुर्खियां बटोर करके और कुछ हजार वोट बटोर ही सकते हैं, या पर मतदाताओं को जो है तो धमका ही सकते हैं इस तरीके की बातें करके। लेकिन अपने जो सुभाष, अगर देखें पिछले कई साल में जितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं देश भर में, उस पर चुनाव आयोग कितनी कार्रवाई कर पाया है, कितना इफेक्टिवली उसको जो जैसे कहना इम्प्लीमेंट कर पाया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि एक शेर जरूर है लेकिन पंजे और दांत शायद उसके नहीं है। जी, निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो एक ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसमें पिंजरे में बंद शेर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो कि घुर्रा सकता है, लेकिन उस पर जो है तो किसी प्रकार से उसका यानी उसका डर नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष श्रीवास्तव, आप इस बात पे जरूर नजर रखिए और कम से कम ये तो देखिए कि ऐसी कार्रवाई के खिलाफ, ऐसी बयानों के खिलाफ क्या कार्रवाई वो करता है और कितनी वो इफेक्टिव होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मेरठ के एक नेता हैं जयकरण। वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका एक बयान बहुत ही विवादित तौर पर सामने आया है। वो प्रियंका गांधी को जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह से वो उनको मुखातिब कर रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए और फिर आपको लगेगा कि जो स्तर है वो लगातार कितना गिरता जा रहा है। कांग्रेस के पास दो ही वो हैं, उनके दो एक नेता तो बड़ी जोर जोर बोलते हैं, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश नवाने लगी, गंगा जल से परहेज करने वाले लोग गंगा जल का आचमन करने लगे। इस देश का प्रधानमंत्री जिसको अमेरिका वीजा नहीं देता था, वो जब अमेरिका गया तो वहां का राष्ट्रपति अपने देश की प्रोटोकॉल तोड़कर सपत्नी उनके स्वागत में लाल कारपेट बिछाकर आजा जीजा खाले पीजा, इस अंदाज में उनका स्वागत हुआ। जो चीन हमें रोज आंख दिखाता था, डोकलाम के अवसर पर हमने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। 56 इंच का सीना, अरे 56 इंच का सीना सारे संसार ने देखा है। हम उसी आंख से इजराइल से बात करते हैं, उसी आंख से, उन्हीं आंखों से जितने मुस्लिम कंट्री हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। सऊदी अरब में सबसे बड़ी मस्जिद में खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री ने मंदिर के लिए जगह मांगी और उन्होंने मंदिर बनाने की कसम खाई, मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने जगह दी, लेकिन उन्हें अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा उपस्थित समर्थक अपने कार्यकर्ताओं से विनम्र अनुरोध कि हमारे पास कानून काम की इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसको बोलने बात समाप्त करूंगा। हमारे किसी नेता ने कहा कि अधिकारी हमारी कम सुनते हैं, सुनते नहीं है। उन्होंने कहा सुनेंगे नहीं, अधिकारी चोरों की सुनेंगे। अधिकारियों को जो चोरों की सरकार थी वो उनकी सुनते थे। हम एक विचार की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए सरकार बन। मनीष पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो चोरों की सुनते हैं, यानी सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी पूरी सवालों के दायरे में है। फिर वो कह रहे हैं कि वो सहपत्नी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं और कहते हैं आले वीजा खाले जीजा। ये कौन सी भाषा है? और स्कर्ट वाली बाई, ये क्या बयान है? क्या चुनाव आयोग वहां पर छुट्टी पर है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं, कभी महेश शर्मा को लेकर तो कभी कोई नेता को लेकर लगातार काटते हैं, लेकिन शायद चुनाव आयोग इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी के लिए ये अपशब्द इन्होंने बोले हैं, काफी शर्मनाक शब्द हैं ये, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी हमेशा महिलाओं के सम्मान में बात करती है कि बीजेपी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और उनको गलत तरफ नहीं बोलती, लेकिन कहीं ना कहीं इन बयानों में से तो साफ झलकता है कि शायद ऐसे जिन पर लगाम नहीं लगी है नेताओं पर, इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ये शायद ऐसे ही बिगड़े बोलों से लगातार महिलाओं को अपशब्द बोलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी इन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया, तो ये शब्द जो इन्होंने बोले हैं तो कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्द ये होते हैं। यानी आपको लगता है कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी के तौर पर अगर देखा जाए प्रियंका गांधी के लिए स्कर्ट वाली बाई के बयान को क्या बीजेपी नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
ये कहीं ना कहीं कागजों तक ही सीमित रह गया है। इस पर कोई गौर या अमल नहीं किया जा रहा है। खुद नेता ही जब इस तरीके से अमर्यादित बयान देने लगते हैं महिलाओं के प्रति, तो कहीं ना कहीं उससे छवि भी खराब होती है, पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो कहीं ना कहीं इस पर चुनाव आयोग भी अगर ध्यान नहीं दे रहा है महिलाओं की तरफ से, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के लिए अपशब्द यहाँ पे बोले गए हैं, बयान दिया गया है, जिस तरीके से जयकिरण गुप्ता की तरफ से स्कर्ट वाली बाई जिस तरीके से इनको बोला गया, तो कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्द हैं जो काफी निंदनीय है। जी, आपको लगता है कि जनता भी इसको नोट कर रही होगी कि किस भाषा में उनके नेता उनसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लखनऊ से भी मैं आपको बता दूं कि लखनऊ से भी आला नेताओं या मुख्यमंत्री ने अभी तक इन पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की है, जबकि बीजेपी नेताओं के लगातार बोल बिगड़ रहे हैं। फिर भी ऐसे नेताओं पर ना कार्रवाई करना कहीं ना कहीं बीजेपी की बात पर भी बट्टा लगता है। और जिस तरीके से ये अमर्यादित बयान सामने आ रहे हैं निकल के, उन पर लगाम भी नहीं लग रही है। चुनाव आयोग से बिल्कुल खास तौर से अपनी आंखें मूंदे बैठा है बीजेपी की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पराशर, आपने जानकारी दी। आप नजर बनाए रखे, खास तौर से चुनाव आयोग की कार्रवाई को जरूर आप ध्यान में रखिए कि वो क्या कार्रवाई करता है, क्या उसने ये बयान सुना कि नहीं सुना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जहां पर बवाल हुआ, एक छात्र की हत्या हुई है और वहां के प्रॉक्टर पर यह आरोप है कि वो अपराधियों को शरण वहां पर दी जा रही है और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और यह भी कहा जा रहा है उसमें चीफ प्रॉक्टर का भी नाम है, उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। पहले वहां पर कुछ जो रिएक्शंस हैं वो सुनवाते हैं आपको, फिर अपने संवाददाता से बात करते हैं। हमारे पास जो खबर आ रही है बनारस बीएचयू से आ रही है, उसमें एक छात्र की हत्या हुई है और उसके बाद वहां प्रॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यानी जिस तरह से शिक्षण संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज जो हैं लगातार चर्चाओं में रहती हैं, कभी एएमयू के अंदर नारे लगाए जाते हैं, कभी कुछ होता है, ऐसी बीएचयू में भी मामला सामने आया और वहां पर हत्या तो हुई है, लेकिन आरोप यह है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनको वहां पर शेल्टर मिलता है, वो वहां पर एक्टिव रहते हैं और उनको शेल्टर देने वालों के अंदर प्रॉक्टर भी शामिल है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और ये आरोप है कि वहां आपराधिक। हमारे संवाददाता प्रहलाद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, क्या है पूरी खबर, थोड़ा सा जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए बीएचयू चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कल जो है कि शाम को बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यानी महामना के बगिया में और अंदर बिरला छात्रावास के पास एक चौराहा है, वहां चौराहे पे करीब दर्जनों की संख्या में छात्र आपस में बात कर रहे थे। तभी बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति आए और एक गौरव सिंह छात्र को धुआंधार गोली चलाना शुरू कर दिया और गोली चलाने के बाद वो घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा। अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहां से लोग भाग निकले और भागने के बाद फिर सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस, गौरव सिंह को सीधा ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और कराने के बाद कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद उपचार के दौरान गौरव सिंह की मौत हो गई। लेकिन प्रहलाद, जिस तरह से वहां पर यह कहा जा रहा है कि जो बैड एलिमेंट्स हैं वो वहां पर शेल्टर लेते हैं, वहां पर उनका आना जाना लगातार है, फ्री एंट्री है, फ्रीक्वेंटली वो आते हैं और प्रशासन जो वहां का है यूनिवर्सिटी का, वो कहीं ना कहीं उन्हें शेल्टर देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सच्चाई है और प्रशासन की निश्चित बड़े उसमें केंद्र सरकार के प्रशासन मुख्य तौर से रहता है और चप्पे चप्पे पे हर चौराहे पर यानी आर्मी के रिटायर्ड वहां पे पुलिस, आर्मी के रिटायर्ड जवान वहां पे हर चौराहे पर दिए गए हैं और वहां पे हर जगह पे उसकी कड़ी निगरानी रखी जाती है। लेकिन प्रहलाद, जैसे कि वहां पहले भी कई बार देखा होगा कि हॉस्टल्स के अंदर गलत लोगों की एंट्री देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कई बार पेट्रोल बम और हैंड ग्रेनेड भी वहां पर कई बार बरामद हुए हैं, असला भी बरामद हुए हैं, अवैध तमंचे भी बरामद हुए हैं। क्या अब प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, क्या बनारस का प्रशासन इस ओर कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बनारस का प्रशासन, ये बनारस की खास तौर से प्रशासन में ये लापरवाही तो जरूर है, घटना होने के बाद इस किसी भी चीज को चेतती है। हालांकि बात करें कि बीएचयू परिसर में जिस तरह से लोगों का आवागमन होता है, चाहे वो किसी भी पीछे का हैदराबाद गेट हो, चाहे बीएचयू का सिंह द्वार हो,
चाहे वो किसी भी तरीके का गेट हो, लेकिन उसमें आवागमन अवांछनीय तत्वों का आना जाना रहता है। बात करें छात्रावासों का, वहाँ पे आपस में चाहे वो ब्रोचा छात्रावास हो, चाहे वो बिरला छात्रावास हो, चाहे वो रुइया छात्रावास हो, इस छात्रावासों में दबंगों का जो है कि ज्यादा घुसपैठ है, यानी दबंग और जो लड़ाई। बैड एलिमेंट्स है उनका आना जाना है। प्रहलाद, आप नजर बनाए रखें और खासतौर से ये देखें कि आचार संहिता लगी हुई है, प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, और जो आपने आरोप लगाया कि हादसे के बाद ही वो जागता है, इस बार क्या वो पहले से कुछ मुस्तैद होकर भी काम करेगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।